भारी गिरावट के बीच भारतीय बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच इंडिया विक्स है जहां पर स्पाइक अप लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट वॉर और टेंशंस खत्म होंगी? क्या ग्लोबल अनिश्चितताएं छटती हुई दिखेंगी? और क्या कच्चे तेल का उबाल थमेगा? इन तमाम सवालों की जवाब लेने की लगातार कोशिश और क्लोजिंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे, मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा और अभिषेक सत्रवतम। यहां से आने वाले 1.5 घंटे के लिए भारतीय बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में फर्स्ट हाफ कमजोर है, सेकंड हाफ में भी इसी तरह के स्तर है, लेकिन यहां से आपको क्या करना है विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच भारतीय बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और ऑन द शो आपके लिए क्या कुछ है खास वो आपको बता देते हैं। चंद मिनटों में मार्केट की स्ट्रैटेजी, आउटलुक, इस वक्त किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट फिलहाल नजर आ रहे हैं बेंचमार्क्स में, ये आपके सामने रखेंगे हम। 23,872 के स्तर पर करीब 600 अंकों की बिकवाली निफ्टी पर हम देख ही रहे हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा टूटता हुआ, करीब 2,200 अंकों की गिरावट वहां पर है। वहीं सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 1800 से लेकर 2,000 तक के लेवल्स हैं। 1800-2,000 अंकों की बिकवाली, 77,055 के लेवल्स पर काम का चाल निशान बेंचमार्क के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी, और साथ ही हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। चंद मिनटों में मार्केट आउटलुक, उसके बाद जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपको बताएंगे ट्रेडिंग आइडियाज। हाँ, दिक्कत है इस वक्त बाजार में, लगातार एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि संभल कर चले और मार्केट को वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं कभी कभी, और कोई डिसीजन ना लेकर सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। लेकिन बाजार में एक्सपर्ट की क्या राय है वो जानेंगे यहां से कुछ मिनटों में। 2:40 पर आपको बताएंगे ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी। 3 बजे होंगे मार्केट्स एट 3। एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपके सामने रखेंगे। 3:10 पर आपको बताएंगे BTST STBT ट्रेड्स और साथ साथ 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच आउट। निफ्टी में गिरावट, बाजार की बड़ी बात है आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। 23,900 के इर्द गिर्द ही झूलता हुआ, 23,900 के भी नीचे हम देख रहे हैं निफ्टी इनफैक्ट 23,864 के लेवल्स फिलहाल टच बेस करता हुआ। बैंक निफ्टी 2,000 अंकों की गिरावट थी, हालांकि सुबह सुबह हम देख रहे थे करीब 2,400-500 अंकों की गिरावट भी बैंक निफ्टी में पाई गई थी। 21 दिसंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी ऑटो, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट। वैसे तो हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली है, शुगर सेक्टर एकमात्र है जिसकी मिठास अब भी कायम है बावजूद मार्केट्स में जो गिरावट है उसके। लेकिन हाँ, हम देख रहे हैं हर सेक्टर में गिरावट। इसके अलावा महंगे क्रूड के चलते हम देख रहे हैं एविएशन, प्ले, पेंट स्टॉक, सीमेंट सेक्टर में बिकवाली है। इंटरग्लोब, स्पाइस ट्रेड जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि 4.5 से 5% तक टूटे हैं। चलिए, ये बाजार की बड़ी बात है और क्रक्स एक मार्केट का, लेकिन बिग बजिंग मोमेंटम कहाँ पर है? अपसाइड से लेकर डाउन साइड, स्टॉक वाइज कहाँ मूव्स दिख रहे हैं, खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन है या फिर डाउन ट्रेंड्स हैं, ये बता रही है हमें सृष्टि। गुड आफ्टरनून, बताएं। हिमांशी, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स की आफ्टरनून जो देखिए वो अच्छी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम इसको हेल्प भी नहीं कर सकते क्योंकि चौतरफा हम बिकवाली देख ही रहे हैं। और ऐसे में बिग बाजर्स में सबसे पहले ऑटो काउंटर्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए वो एक खेमा ज़रूर था जहां पर डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बरकरार थी, ग्लोबल बाज़ारों से कहीं ना कहीं सपोर्ट था। बट अब हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर की भी पिटाई होती हुई दिख रही है। हालांकि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी ज़रूर है, बट अब आप देख ही सकते हैं वो कंपनीज जिनके ग्लोबल एक्सपोजर थोड़े ज़्यादा हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, मदरसन, सुमी, यहाँ पर गिरावट ज़्यादा हावी हो रही है। पर साथ ही साथ एंसिलरी कंपनीज में से ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी पीछे नहीं है। M&M जो कि डोमेस्टिक मार्केट में ही सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखता है, वहाँ पे भी 5% तक की गिरावट आप देख सकते हैं। तो और अभी तक देखें तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के दाम बढ़े भी नहीं हैं कहीं भारतीय बाजारों में, बट टायर के दाम बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन का खतरा रह सकता है और साथ ही सप्लाई चेन की भी दिक्कतें हो सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ऑटो की बिकवाली को कहीं ना कहीं फ्यूल इन करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं PSU बैंकिंग शेयरों की। देखिए, आज सुबह से ही हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे कि PSU बैंकिंग में जो है गिरावट आ सकती है। ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स था, वो भी अब मार्केट के साथ यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इवन दिग्गज SBI बैंक जैसे काउंटर्स को भी देखें, भारी बिकवाली वहां पर
पर है, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने आज सेल कॉल भी दी थी। इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयर ये टूटते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखिए ओएनजीसी काउंटर्स से तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर थी कि ओएनजीसी अच्छा करेगा, बट वो भी अच्छा नहीं किया। और इसके साथ तमाम वो ओएमसी रिलेटेड काउंटर, गैस काउंटर आपकी स्क्रीन पे देखिए 5 से 8% तक की गिरावट, बड़ी गिरावट इन सभी स्टॉक्स में आप आते हुए देखेंगे। बट ऐसे में एक ही खेमा है जहां पर मिठास है, और वो है शुगर स्टॉक। देखिए हम फ्राइडे को भी हाईलाइट कर रहे थे और उससे पहले भी कि मिडिल ईस्ट में जो शुगर रिफाइनरीज हैं वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है और कुछ रिफाइनरीज बंद भी हुई हैं। ऐसे में ग्लोबली भी आप देखेंगे तो शुगर काउंटर्स के लिए जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर है ये। कई सारे स्टॉक्स इंडियन मार्केट में अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए, ये कुछ बिग बजर्स थे जहां पर फिलहाल दिख रहा है एक्शन। बट अब बड़ा सवाल ये है कि जो थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से आई है, क्या उस पर भरोसा करना है, क्या बाय द डिप्स अपनाना है, या फिर अभी बचकर चले? किस तरीके के डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या है मार्केट में, वो तमाम फैक्टर्स। सीधे चलेंगे अभिषेक के पास मार्केट सेटअप समझने के लिए। अभिषेक, क्या लग रहा है, किस तरीके के डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं फिलहाल? सृष्टि, देखिए पूरी तरह से विश्वास का बाजार में अभाव दिख रहा है। और आज जो गिरावट आई है, अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हम देख रहे हैं। निफ्टी में लगभग 200 अंकों के आसपास की रिकवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंकों के आसपास रिकवरी है। और ये रिकवरी इस वजह से आई है क्योंकि एक खबर निकल के आई कि G7 देशों के जो वित्त मंत्री हैं वो फोन पर बातचीत करेंगे और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वहां से तेल निकालने पर सहमति बन सकती है। तो उसके चलते हमने देखा कि क्रूड जो इंट्राडे में लगभग $120 के आसपास चला गया था, फिर मैंने देखा कि इंट्राडे में $101 तक भी गिर के आया। फिलहाल $108 के आसपास के प्राइसेस हैं, तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। और देखिए, कोई अगर पॉजिटिव अगर न्यूज आती है अगर बाजार में, मतलब युद्ध खत्म होने को लेकर, ऑयल की सप्लाई को लेकर, तो बाजार में लोअर लेवल से हम शॉर्ट कवरिंग भी देखेंगे। लेकिन अभी जो है बाजार के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट्स कई सारे हैं। कच्चे तेल में उबाल है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, फाइज हम देख रहे हैं कि लगातार बेच रहे हैं। इसके अलावा रुपया हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा रहा है। तो ये तमाम चीजें मूड खराब करने का काम कर रही हैं। और इसके चलते ही बाजार में आज हम गिरावट के साथ उथल पुथल थोड़ा सा देख रहे हैं। सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स कमजोर हैं। ऑटो, पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं कि 4 से 4.5% टूट गए हैं। और इंडिया विक्स, वहां से किसी कूलिंग ऑफ के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे करीब 22% के आसपास को उछाले और 24 के ऊपर आपको इंडिया विक्स नजर आएगा। मई 2024 के बाद इंडिया विक्स हाईएस्ट लेवल पर है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की वहां पर गिरावट है। ग्लोबल अगर आप क्यूज देखेंगे तो डाउ फ्यूचर लगभग 700 अंक टूटा है। हालांकि दिन के निचले स्तर से करीब करीब 300-350 अंकों के आसपास की रिकवरी है। लेकिन यूरोप में जो शुरुआत हुई है गिरावट पर हुई है। तो चौतरफा नेगेटिव संकेत है यहां पर। तो आपको बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बाजार में समय यह है कि आप अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे, अगर आप जो फंसी हुई पोजीशन है, एग्जिट अगर आपको लेना है तो आपके लिए बेहतर लेवल कौन से मिलेंगे, इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये अभी पैसे बनाने का बाजार उतना लग नहीं रहा है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन के करीब है। आरएसआई है लगभग 33.5 के आसपास। सपोर्ट लेवल जो है 23,700 से 23,500, ये एक सपोर्ट का जोन है। उसके नीचे अगर बाजार गिरा तो 23,000 के भी स्तर संभव है। मेरा मानना यह कि आप बिल्कुल हल्की पोजीशन पर पोजीशन के साथ ट्रेड करें, उछाल पर निकलने की कोशिश करें फंसी हुई पोजीशन से। 24,500 पहला लेवल होगा, पहला इंडिकेटर होगा जब बाजार में एक्साइटमेंट नहीं, कहीं ना कहीं स्थिरता के संकेत मिलेंगे, जो कि यहां से अभी भी आपको थोड़ा दूर दिखाई देगा। छोटे ट्रेड के लिए आप चाहें तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। 24,300, 24,400 के आसपास जब निफ्टी जाए तो वहां से आप शॉर्ट करें, थोड़ा सा पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन ये बाजार अभी पैसे बनाने का नहीं है, ये बाजार आपको पैसे बचाने पर भी फोकस करना चाहिए। साफ तौर पर जो ऑप्शंस वगैरह का जो डेटा है यही संकेत दे रहे हैं कि 24,500 एक मेजर हर्डल है और यहां से 23,500 एक सपोर्ट का लेवल है, जो अगर टूटता है तो हम 23,000 के भी नीचे के स्तर देखेंगे। अगर आप देखें निफ्टी बैंक, तो गिरावट वहां पर ज्यादा है क्योंकि जिस तरह से क्रूड भड़का है, क्रूड अगर सस्टेन कर जाता है
इसके बारे में अभी मतलब कुछ हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये तेजी टिकेगी। अगर ये टिक जाती है तो निश्चित तौर पर ये इन्फ्लेशन को हवा देगी। अगर इन्फ्लेशन अगर यहां से बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आरबीआई को एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा ब्याज दरों के मोर्चे पर, और ब्याज दरें शायद यहां से बढ़ती हुई दिखे। और अगर वो होता है तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव चीज होगी, क्योंकि अभी तो क्रेडिट जो ऑफटेक है उसमें हम रिकवरी, उसमें ग्रोथ अभी हम देखने की शुरुआत हमने की थी। तो ये एक चिंता की बात है, और इसी के चलते आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर आज के सत्र में ज्यादा टूटते हुए दिखाई देंगे। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही बाजार में अभी आपको अपना के चलनी चाहिए। अब ये जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तब तक बाजार में जो सेंटिमेंट होगा डामाडोल ही रहेगा। छोटे मोटे बाउंस आएंगे अगर कुछ अपडेट्स आते हैं अगर पॉजिटिव साइड पर तो। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उससे समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं, और इसके अलावा स्वाति होतकर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। अंशुल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी बाजार को लेकर। गिरावट काफी ज्यादा हुई, काफी देर तक हमने देखा बाजार एक रेंज में कारोबार करता रहा। अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, वो G7 देशों की तरफ से जो एक बयान निकल के आया कि उनके वित्त मंत्री बातचीत करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालने को लेकर। आपकी राय, आप क्या सलाह देंगे इंडेक्स को लेकर अभी अंशुल जी? सर देखिए, जैसे ओपनिंग कमेंट्री में हमने कहा था, तो आधे हम सही पढ़े, आधे हम गलत पढ़े। सही यहाँ पढ़े कि बैंक निफ्टी पे जो गैप था नीचे 55,727, 55,616, इसके नीचे हम शायद नहीं टिकेंगे, ये हमने एक्सपेक्ट किया था। बट हम सेकंड हाफ में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अभी तो फिलहाल मिसिंग है। बट अभी भी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो प्रोबेबली एक छोटा सा बाउंस बैक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। मे बी यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर जाके क्लोज करेंगे, बट एटलीस्ट डाउन साइड फॉलो थ्रू सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन है, और जैसा आपने कहा RSI 33 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। थोड़ा रैलीज के लिए वेट करना चाहिए अगर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट भी करना है तो। अनमिटिगेटेड लेवल बैंक निफ्टी पे 23,847 का प्रोटेक्ट हो रहा है, और 75 मिनट के चार्ट पे 3 कैंडल में पूरी कोशिश की गई थी उसको तोड़ने की, लेकिन नहीं टूट रहा है। तो अगर डे हाई क्रॉस होता है 23,960 का, तो फिर एक बाउंस बैक रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल आपको नजर रखनी है 23,960 पे। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो बाउंस बैक इनिशिएट होना स्टार्ट होगा, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम थोड़ा सा और ऊपर जाके क्लोज करेंगे, प्रोबेबली 24,050 के आसपास तक। बट 960 क्रॉस होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही किसी तरह का बड़ा बाउंस बैक की उम्मीद रहेगी। ये राय हो गई इंडेक्स पर, और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर भी हैं हमारे साथ। चलिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके क्लोजिंग ट्रेड्स पहले समझते हैं। निमेश, हाय, गुड आफ्टरनून। इस वक्त मुश्किल है जरूर बाजार में कोई ट्रेड्स पिक करना। ये नहीं है कि गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि और गिरावट कितनी बढ़ेगी। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या एडवाइस करेंगे आप स्टॉक वाइज हमारे व्यूअर्स को? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। जिस तरह से मार्केट के अंदर जिस तेजी से गिरावट बढ़ रही है, मार्केट में कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काफी ऐसे स्टॉक है जहां पर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और जहां पर स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। ऐसे ही फार्मा सेक्टर से सन फार्मा का काउंटर है। पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और जो गैप डाउन का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। बट सन फार्मा के अंदर कंटिन्यूअस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और सन फार्मा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट सेटअप है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मार्केट में यहाँ से हल्की भी अगर बाउंस बैक आती है तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा ये मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से सन फार्मा के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1790 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर मुझे लग रहा है कि 1830 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा करंट लेवल इस वेल अगर 1800 तक मिलता है तो वहां पर बाय करने की रिकमेंड है। फार्मा एक स्टॉक निमेश जी की तरफ से करीब आधे % से 1% तक के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। आप बताएं आपकी तरफ से स्टॉक वाइज रिकमेंडेशन, क्या कोई क्लोजिंग ट्रेड्स हैं इस वक्त?
यस, करंट लेवल्स पे मैं डीमार्ट पे बाय देना चाहूंगी। नो वंडर फार्मा काउंटर्स काफी अच्छे हैं ऑलरेडी। सन फार्मा हो चुका है कवर, और फार्मा एक अच्छा है, बट करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि डीमार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से काफी एक सेल ऑफ देखा है हम लोग ने 4800 से ऑलमोस्ट 3600 के लेवल्स तक, एंड ओवरसोल्ड जोन से ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। ऐसे मार्केट में भी ये काउंटर काफी स्ट्रांगली अपने स्ट्रेंथ इंटैक्ट रख रहा है। कंसोलिडेशन फेज में था 3700 टू 3900 के रेंज में। आज ऐसे मार्केट में भी ऑलमोस्ट ये 1% अप है। 20 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अच्छे वेल प्लेस्ड हो रहे हैं, जैसे कि 50 एंड 100 डीएमए के ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मुझे लगता है ये पॉजिटिव मूव हमें बरकरार देखने मिल सकती है एटलीस्ट 4000 के रेंज के आसपास तक। तो करंट लेवल्स पे आप बाय कीजिएगा। डिमांड करंटली 3905 के रेंज में चल रहा है। आई बिलीव 3850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में 4020 के लेवल्स हमें दिखने मिलेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स करीब 1% की बढ़त है और ताज़ा खबर आई थी एक्सचेंजेस पर ओवर द वीकेंड की कंपनी ने 8 नए स्टोर्स जोड़े हैं और कुल स्टोर काउंट अब 461 हो चुका है। बिजनेस एक्सपैंड लगातार किए जा रही है कंपनी, और इस वक्त अगर आप देखें मार्केट में भी स्क्रिप्ट पर उसका एक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ। अंशुल, गुड आफ्टरनून। आप बताएं आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, देखिए पहले एक अपडेट दे देता हूँ। मॉर्निंग में जब हम कैप डाउन खुल रहे थे तो हमने बेल राइज रेकमेंड किया था 192 में ऑन द डिप्स बाई करने के लिए। 196.50 का हाई बना है, ₹4.5 मिल रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक के साथ। 2 से 3 दिन में ₹201 का जो टारगेट दिया है वो भी टेस्ट होते हुए दिखेगा। दूसरा वही स्ट्रैटेजी रहेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करने की। 151 डेज के कपनल पैटर्न ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है आरआर केबल्स ने, तो इसको ₹1500 पे बाई करके चलना है। छोटा सा स्टॉप लॉस 1480 का लगाना है। 1550 का टारगेट रहेगा। तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। दूसरा काउंटर रहेगा जेबी केमिकल एंड फार्मा। फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज आज कैचअप हुआ है। ओपन लो के साथ शुरुआत हुई है, डे हाई पे चल रहा है। तो जेबी केमिकल एंड फार्मा 2050 में बाई करना है। 2010 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2100 का टारगेट रहेगा। ऑल राइट, तो चलिए बाजार पर रणनीति, बजिंग स्टॉक्स, बजिंग ट्रेड, और इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके रिकमेंडेशन, सब कुछ आपके स्क्रीन पर। स्ट्रैटेजी भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बाजार पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए वो तमाम काउंटर्स तो बिकवाली का शिकार हो ही रहे हैं। निफ्टी में अभी भी जो है हम 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। 23,900 के नीचे फिलहाल निफ्टी, और निफ्टी बैंक में भी गिरावट जारी है। बट कुछ कुछ खेमे ज़रूर है जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर लौटता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फार्मा काउंटर्स थोड़े से रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। IT में थोड़ा सा जोश भरा है। और ऐसे में एक बार अंशुल जी, टाटा कम्युनिकेशंस, इस काउंटर पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि फिलहाल डे हाई के आसपास क्या लग रहा है, टाटा कम्युनिकेशन इन स्तरों पे एक अट्रैक्टिव बाय रह सकता है? देखिए बिल्कुल बाउंस बैक के लिए अगर प्ले करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है। 21 हफ्ते में 30% का करेक्शन था और इस करेक्शन में लिक्विडेशन का टारगेट 1449 था। वो टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, तो ये बाउंस बैक रैली है टुवर्ड्स 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज तक आ सकती है। 10 डे मूविंग एवरेज 1530 1520 की जोन में है, तो 1530 तक का अपसाइड आपको मिल सकता है। यहाँ से अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1440 का लगाना चाहिए और टारगेट 1520 1530 की जोन लगाने चाहिए। आप काफी हार्ड करेक्शन रहा है, तो बाउंस बैक भी एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज तक तो हार्ड आना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि टाटा कम्युनिकेशंस थोड़ा सा रिकवर ज़रूर कर रहा है। कुछ लेवल्स अंशुल जी ने हाईलाइट किए, उनको ध्यान में ज़रूर रखेगा। पर चलिए वे एक EMS से रिलेटेड काउंटर की बात करते हैं, और उसका नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आई है, क्योंकि LNG की सप्लाई अब उनको पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, जिसकी चलते जो है प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ा है। 13% की भारी गिरावट, डे लो पे फिलहाल ये काउंटर आता हुआ, और ये सिर्फ एक
इकलौता काउंटर नहीं है। कहीं ना कहीं पूरे स्पेस में से आप एम्बर एंटरप्राइज को देखेंगे तो वहाँ पर बिकवाली हावी होगी। इसके अलावा डिक्सन जैसे प्लेस को आप देख लीजिए, वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे एक बार निमेश जी आपका व्यू लेते हैं। 13% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। अब देखिए सिचुएशन कब स्टेबलाइज होगी इसके बारे में कहना तो मुश्किल है, बट स्टॉक किन स्तरों पे स्टेबलाइज होगा इसका आकलन आप कैसे कर रहे हैं? सृष्टि, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, अगस्त 25 के बाद स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज देखने को मिली है। स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है, और अगर रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया एक ट्रेंड लाइन का बन रहा है वो करीब 500 रुपए के आसपास जो है, 510 515 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक 500 रुपए के ऊपर है तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही पैटर्न से पिछले 8-9 महीनों से स्टॉक चल रहा है। तो 500 तक जाता है और ऊपर के अंदर 600-620 के आसपास से स्टॉक रिवर्स होता है। तो ये रेंज के अंदर स्टॉक रहेगा, अभी साइडवे के अंदर है। तो मेरा मानना है कि ये 500 रुपए के आसपास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है साइडवे चार्ट सेटअप के हिसाब से। और यहाँ से एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेके थोड़ा बाय करना चाहिए, 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। और ऊपर मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से सेम सेटअप रिपीट हुआ तो स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग फिर से 600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी तक सेटअप है वो खराब नहीं हुआ है। 500 के ऊपर ये काउंटर रोल ओवर स्ट्रॉन्ग है, और अगर 520 515 के आसपास मिलता है तो एक अच्छे लेवल पे स्टॉक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं इसमें निमेश जी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 12.5% का बड़ा फॉल, लेकिन 500 रुपए अगर टूटा तो फिर गिरावट इसमें और ज्यादा गहराएगी। फिलहाल उसका स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एक रिकवरी ट्रेड ले सकते हैं 600-620 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। आज का बाजार देखिए ऐसा है कि मतलब शेयर खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनकी मदद ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपके लिए कहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन बाजार में जो कह सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर है, वहां पर किसी खास सुधार के संकेत नहीं है। 350 शेयर ही तेजी वाले, और उससे अगर हम देखेंगे करीब 2650 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल से इंडेक्स लेवल पर रिकवरी आई है, लेकिन बाजार की ओवरऑल पिक्चर है वो थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है। तो कुछ सेफ एरियाज जरा हम खोजते हैं, और स्वाति जी रह के नजर यही हेल्थ केयर हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, उन पे जा रही है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हमने देखा है कि स्टेबिलिटी रही है हाल फिलहाल। मैक्स हेल्थ की बात करें या फिर अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, इसमें थोड़ा हमने स्टेबिलिटी देखी है, और दिन के निचले स्तर से भी दोनों के दोनों स्टॉक थोड़े रिकवर करने की कोशिश करके हरे निशान में आए हैं। आपकी राय, कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता हो कि तेजी का अगर ट्रेड लेंगे तो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो जाएगा, आपका कन्विक्शन कहां पर है? मेरा कन्विक्शन दोनों साइड पॉजिटिव है, वेदर इट्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री और द जिस हिसाब से हम कर रहे हैं कि फार्मास में दो स्टॉक्स मुझे काफी स्ट्रांगली लग रहे हैं। एक है ग्लेनमार्क फार्मा एंड सन फार्मा, जो काफी स्ट्रांगली फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करो। और हॉस्पिटलिटी में देखेंगे तो आई बिलीव कि अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू मैक्स हेल्थ के कंपेरिजन में, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल की बात करें अभिषेक जी, जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैचअप्स कर रहा है, एवरी टाइम ये 200 डे का सपोर्ट ले रहे हैं, वहां से वापस बाउंस बैक रैली देख रहे हैं। डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो भी एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, बॉडी के फॉर्मेशंस में है। आई बिलीव कि जिस हिसाब से आज उसने स्ट्रेंथ अपनी होल्ड रखी है, एक लो लेवल से स्ट्रांगली पुल बैक कर आगे हम देख रहे हैं विद डिसेंट वॉल्यूम्स। इसमें क्षमता है कि ये वापस 7900 to 8000 के लेवल्स हमें अच्छे खासे अपसाइड में देखने मिलेंगे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए, और जो लॉन्ग देख रहे हैं वो थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 7600 के आसपास तब अपनी फ्रेश बाइंग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है करंट लेवल्स पे भी। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से स्वाति जी को। एक और स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी आई थी पिछले अगर महीने की बात कर लें सेकेंड हाफ में, वो सारी की सारी फिजल आउट हो गई है, और वो है ईएमएस कंपनीज। आप देखेंगे कि अंबर हो गया, डिक्सन हो गया, कीन्सटिक हो गया, सारे के सारे आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और डिक्सन टिक तो अपने 52 वीक लो पर भी आज के 17वें चला गया है। अंबर एंटरप्राइजेस जो गिरावट है इसमें आज ज्यादा आपको नजर आएगी। अंबर पर एक व्यू लेते हैं अंशुल जी। अंबर एंटरप्राइजेस, क्या आपको लगता है कि शेयर यहां से और गिरेगा
या फिर इस एक रिस्क लिया जा सकता है यहां पर? सर एम्बर एंटरप्राइजेस में 24 दिन में 50.77% की रैली आई थी और ये करेक्शन अपने 50 डे मूविंग एवरेज को और अनमिटिगेटेड लेवल और एक गैप तीनों एक ही जगह पे है 7067। इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, बट अभी प्रॉफिट बुकिंग में सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है 7067 के आसपास। तो अगर लॉन्ग स्ट्राइक करना भी है तो उस जोन में बुलिश एविडेंस में लॉन्ग ट्राई करना चाहिए। अभी 200 रुपए नीचे की गुंजाइश बची हुई है, वो मेजर सपोर्ट जोन है। वहां पे अगर किसी भी तरह का बुलिश रिजेक्शन मिलता है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, बाउंस बैक भी उतनी ही तेज करेगा, बट फिलहाल के लिए 200 पॉइंट की और डाउन मूव आपको पहले देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए एम्बर एंटरप्राइजेस पर ये टेक फिलहाल 8% के डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में नजर आ रहा है 7260 के लेवल्स पर कामकाज, जहां पर एक नजर बाजार के सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट पर भी डाल लेते हैं और इस वक्त हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, गिरावट या कमजोरी हावी होती हुई, और सबसे ज्यादा बिकवाली पीएसयू बैंक स्पेस, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं गिरावट का रुझान। हिमेश जी, आईटी स्टॉक्स जो हैं वो फोकस रेडार पर रहे जब एफपीआईज ने नियरली 17,000 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स फरवरी में बेचे थे। ऑफकोर्स कंसर्न्स यही है, रैपिड एडवांसेस जो कि जनरेटिव एआई में नजर आ रहे हैं, जो कि डिसरप्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को। लेकिन कैवेट ये भी है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो कंपनियां एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ घुल मिल जाएगी, डेवलपमेंट एआई के हिसाब से कर लेंगी, वो सारी इस वक्त इस बाजार में इस चेंज के साथ सक्रिय रह पाएगी, डेवलप कर पाएगी। अब कुछ जानकार की माने तो लाइक्स ऑफ मिड कैप आईटी प्लेज जैसे कि जेंजा टेक्नोलॉजीज हो गए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हो गए, यहां पर हम देख रहे हैं मूव है, अपसाइड है और एनालिस्ट रेटिंग में भी पॉजिटिव यहां पर क्यूज आ रहे हैं। गिरावट में क्या आपको लगता है इन स्टॉक्स में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आईटी सेक्टर से फिलहाल दूर रहना है? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर आज के सेशन के अंदर तो डेफिनेटली इंडेक्स को एक आउट परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी एक अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ट्रेंड रिवर्सल आना पेंडिंग है। अगर आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक अभी भी स्टिल एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है और अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल जो है वो मिले नहीं है। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलने के बाद अगर एंट्री ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स के ऊपर दिख नहीं रहा है, तो अभी फिलहाल अवॉइड करके चले तो बेटर रहेगा। बट अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर एक कॉन्ट्रा को लेके बाय करके चल सकते हैं, बट आज के मार्केट के अंदर फिलहाल मेरी राय अवॉइड की है। ठीक है, आईटी सेक्टर को लेकर वैसे बटी हुई राय इस वक्त मिलती हुई, दोनों तरफ की राय मिल रही है एक्सपर्ट से, लेकिन हाँ टिल्ट ज्यादातर आईटी सेक्टर से दूर रहने का या वॉचलिस्ट में रखने का भी है। जानकारों का ये भी मानना है कि एआई जो है एक डिसरप्शन नहीं होगा बल्कि एक तरह से रीशेप करेगा आईटी सर्विसेज लैंडस्केप को। हमारे पैनल पर दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कुणाल परार जुड़े हैं और उनसे उनके कॉल्स समझते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और गौरव शर्मा भी हमारे साथ। गौरव, गुड आफ्टरनून। कुणाल, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं स्टॉक वाइज आपके रिकमेंडेशन क्या है? गुड आफ्टरनून एंड स्टॉक वाइज रिकमेंडेशन की बात करें तो ये स्टॉक है जहां पे फोकस करके चलने की सलाह है, एफएमसीजी में से है। स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड। 3917 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है और बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया हुआ है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 3800 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 4025 का पहला टारगेट एंड जैसे ही वो ब्रेक होगा 4180 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो डीमार्ट पे ही फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट स्वाति का भी आउटलुक था और उनके आइडियाज में भी शामिल था और अब कुणाल के भी फोकस रेडार पर एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक है। गौरव, हेलो, बताएं आपकी तरफ से मार्केट और स्टॉक पर रिकमेंडेशन क्या है?
हाँ जी, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। बाजार के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। आज के सत्र में बैंकेक्स लेड ये प्रॉफिट टेकिंग है, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग है। मे इट बी पीएसयू बैंकिंग बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और उसके चलते बाजार पूरा प्रेशर में भी ट्रेड कर रहा है। इसके चलते मैं डिफेंसिव तरफ मूव किया है। अभी फ्रेश शॉर्ट्स तो नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बाइट साइड के लिए एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है फार्मा स्टेज से, औरोबिंदो फार्मा। करंटली 1250 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लेवल की बात करूं तो वो भी काफी छोटा ही स्टॉप लॉस मुझे मिल रहा है, दैट इज क्लोज टू 1200 ऑड लेवल्स। और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज फर्स्ट टारगेट इज 1280, देयर आफ्टर 1320, 1280 और 1320 के दो टारगेट्स में आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक के अंदर। फार्मा स्पेस के अंदर अच्छी रेजिलियंस नजर आ रही है, कंफर्टेबल पोजीशन पर है ये स्टॉक। इसके साथ कुछ और फार्मा स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे इसके अंदर ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट लग रहा है। वॉल्यूम बैक बाइंग है, एज वी स्पीक दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद है यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा ये स्टॉक। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है औरोबिंदो फार्मा 1280, उसके बाद 1320 के लेवल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल से चर्चा जारी रहेगी बाजार पर, साथ ही ऑप्शन का एक ट्रेड भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए, ऐसे बाजार में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं हमें गाइड करने के लिए कि क्या होनी चाहिए फिलहाल बाजार पर रणनीति। और इसी कड़ी में आइए स्वागत करते हैं हमारे अगले खास मेहमान विवेक कारवा का भी। विवेक, आज देखिए, आज पूरी स्क्रीन पे तो लाल रंग ही चढ़ा हुआ है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे में क्या रणनीति अपनाएं और कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आप फंडामेंटली हमारे दर्शकों को गाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना इसी से शुरुआत करें कि कौन से पॉकेट्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, अगर संक्षेप में आप बता पाए तो। गुड मॉर्निंग सृष्टि, और हैप्पी एक्सटेंडेड हॉलीडे, आई मीन होली इन द मार्केट्स। तो मार्केट में होली चल रही है अभी भी लाल। तो तो देखिए, यही है, पूरा जो वार का सिचुएशन है उसके कारण ताकि मतलब बल्कि अपना कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है इस युद्ध से, लेकिन हमको इनडायरेक्ट जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। तो उसके कारण बाजार डाउन है। लेकिन आप अगर फंडामेंटली इंडिया एज ए इकोनॉमी और फिर क्या हो रहा है इधर, उसको आप अगर देखते हो तो इतनी कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक ये युद्ध चलते रहेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता है, और ये ऑयल का इशू सबसे जो बड़ा इशू बन के रखा है, ये थोड़ा बहुत अगर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तब तक आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि इंडिया विक्स इतना कोई आपको वहां पे ठंडक होते हुए नहीं दिखने वाली है। एक एक चीज है जो गोल्ड और सिल्वर में हम लोग कोई भी युद्ध चालू होते ही जो रैली देखते हैं, इस बार हमने गोल्ड में नहीं देखी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये संकेत लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही है आपको। लास्ट टाइम भी जब मैं शो में था, ये बोल रहा था कि एटलीस्ट आपको 25% डालना चाहिए। तो ऐसा जब गिरावट आता है तो आपको एटलीस्ट 5-10%, 20%, और अगर कैपेसिटी है तो 25% तक आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आज अगर आप इंडेक्स देखते हो, वेरियस सेक्टोरल इंडेक्सेस, तो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल आपको दिखा रहा है पीएसयू बैंकिंग में। अब पीएसयू बैंक का और इस युद्ध का क्या डायरेक्टली लेना देना है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि यहीं पे ऐसे ही सेक्टर्स में आपको कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहिए, जहाँ पे चीजें ठीक ठाक है, फिर भी आपको बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रहा है। तो मैं आज भी बैंकिंग सेक्टर पे मैं बहुत काफी बुलिश रहूंगा। मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स और टॉप 4 या 5 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां पे आपको निवेश करना चाहिए। और जो दूसरा सेक्टर मेरी तरफ से रहेगा, वो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर चाहे जितना भी कंजम्पशन रिलेटेड है, वहां पे मुझे अच्छा लग रहा है आज भी। तो स्टॉक्स लाइक स्विगी वगैरह जो एग्रीगेटर्स है, कुछ ज्यादा ही फॉल उधर भी आके रखा है। तो बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मैं सारे के सारे स्टॉक के नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मुझे पीएसयू बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे आपको देखना चाहिए। और जो स्मॉल कैप्स में आप देखिए 30-40% जहाँ पे भी बहुत बड़ी गिरावट आके रखी है,
वहां पे भी आप नजर रखो। और एविएशन ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट मैं उस पर भी देखना चाहूंगा। एविएशन में दो कंपनी ही लिस्टेड है बाजार में, लेकिन हाँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन है। हो सकता है कि इस क्वार्टर ये लोग रिजल्ट भी थोड़ा बहुत खराब दिखाए बिकॉज ऑफ जो भी हो रहा है। लेकिन एज ए कॉन्ट्रेरियन मुझे लगता है कि 6 महीने 1 साल बाद आपको दिखेगा कि काफी अच्छा रिटर्न आप लेके निकल गए। एविएशन यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। देखिए एक बार इंटरग्लोब एविएशन 6 से 7 हज़ार के भी लेवल्स दिखा रहा था, अब 4 हज़ार पे लुढ़कता हुआ दिख रहा है। पहले दिसंबर में आई थी दिक्कतें इनके ऑपरेशंस को लेके, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये कच्चे तेल में उबाल एक खतरा बनते हुए दिख रही है। बट यही मौका है मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करने का, और साथ ही PSU बैंकिंग खेमा फिलहाल विवेक को पसंद आ रहा है। बट इसके अलावा एक और काउंटर, अंशुल जी आप ही इस पर गाइड कीजिए। निचले स्तरों से बहुत अच्छी तरीके से रिकवर किया है वो है MCX, क्योंकि देखिए आज जो शुरुआत हुई थी वो 2460 के आसपास हुई थी और अभी स्टॉक 100 रुपये उसकी के ऊपर हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। MCX पे कोई व्यू? MCX पे बहुत बढ़िया कपनल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। डेली चार्ट पे पूरा पैटर्न 23 डेज हो गया बिल्ड होते हुए। 2560 इसके ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, तो अगर स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना है, प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 24 दिन में निफ्टी 10% गिरी है और ये स्टॉक सामने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 14 दिन में 20% ऊपर की तरफ चला है, तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ब्रेकआउट बनता है 2560 के ऊपर, अगर निकलता है तो फिर बाई करना चाहिए। टारगेट आपको 2700 का मिलेगा और स्टॉप लॉस आपका 2486 का बनेगा। प्रीएम्प्टिव बाई लेना है 6-7-8 रुपए अगर बचाना है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट कंफर्म ब्रेकआउट 2560 के ऊपर बनेगा। ठीक है, 2560 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट बनेगा MCX में। करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि विवेक जी ने भी कहा कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स में आज जो फॉल आ रहा है, स्पेशली अगर हम PSU बैंकों की बात करें तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है? क्या ये जो डिप आ रहा है, क्योंकि चले बहुत थे सरकारी बैंकों वाले शेयर, स्पेशली अगर हम मिड कैप्स की भी बात करें तो गौरव जी आपसे राय जानना चाहेंगे, अगर किसी को मान लीजिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहा हो बाजार में, बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हुए होंगे, क्योंकि अगर हम ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो निफ्टी लगभग 10% नीचे आ गया है। आपकी नजर कौन से बैंकों पर है और कहां पर धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? अभिषेक जी, PSU बैंक्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, आज सुबह सुबह मैंने एक खबर पढ़ी थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ फार्म लोन वेवर की बातचीत कर रही है। उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आया। गैप डाउन ओपनिंग के साथ लार्जली सभी PSU बैंक्स में देखा। दिग्गज SBI में भी काफी खासी तेजी आई, और मैं तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से एज ए हाउस हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक काफी पसंद है। तो एक जनरल डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा अपना व्यू देने से पहले कि हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। हमने काफी रेकमेंड किया है ये स्टॉक। हम अभी भी बुलिश हैं इन दोनों शेयर्स के साथ साथ इंडियन बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी एक खासी अच्छी पोजीशन पर है। तो ये 3 चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो हमें खासे पसंद आ रहे हैं। मुझे फ्रैंकली बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की गिरावट मिल जाएगी। बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए SBI, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक तीनों के तीनों को हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। इंडियन बैंक के अंदर खासकर अगर 850 का लेवल बन जाए तो ये काफी बेहतरीन बेट बनेगा। उसके बाद स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। 820 के अराउंड का स्टॉप लगा के हम 1000 प्लस के लेवल्स टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में ही। बढ़िया बात है सर, ये 3 बैंक आप अपने फोकस पर रख के चलिए, SBI, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। ये गौरव जी का व्यू। देखिए बाजार ये ऐसा है ना कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर अवॉइड करें तो बेहतर है। थोड़ा सा ना निवेशक बन जाइए कुछ दिनों तक, या मतलब होता ही होगा कि अच्छा कुछ पोर्टफोलियो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते होंगे, कुछ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपका होता होगा, तो ये बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन का ये मौका है बाजार में। विवेक जी गुड आफ्टरनून। एक और सेगमेंट है जहां पर ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कोई अच्छी खबर आती है तो शॉर्ट कवरिंग इसमें तगड़ी आएगी, वो है ऑटोज का। ऑटो एंसिलरी में दोनों को जोड़ दे रहा हूं। आपका व्यू क्या है? क्योंकि हमने देखा था कि लोगों ने पैसे खूब बनाए थे, तमाम शेयर चले थे, चाहे 4 व्हीलर की बात करें या फिर 2 व्हीलर की बात करें, और आज गिरावट तगड़ी है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर है उसमें ऑटो भी शामिल है। आपका व्यू विवेक जी, और क्या रणनीति बनाएं, क्या गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट तो हमेशा कहते हैं कि गिरावट पर आप अकोमुलेट कीजिए,
बट दिक्कत यही होती है कि बिना किसी रीजन के गिरावट भी तो नहीं आती। ऐसा नहीं है अभिषेक, आज अगर पिछले 3 दिन से या 4 दिन से हम लोग गिर रहे हैं लगातार, जो पीएसयू बैंक्स में इतना, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, पीएसयू बैंक इतना ही रैली आई, तो ऐसा क्या हो गया ओवरनाइट कि आप फ्रीली गिर रहे हो? तो डेफिनेटली कभी कभी बिना रीजन एक ही होता है कि इन्वेस्टर्स का पैनिक, और वो पैनिक चाहे वो ईरान यूएस का वॉर हो उसके कारण आया हुआ है, लेकिन हाँ, पैनिक के चक्कर में हम लोग आज के दिन डाउन है, और बिना रीजन भी डाउन हो सकते हैं। और कुछ कुछ सेक्टर्स में क्या होता है कि जहाँ पे ज्यादा रैली हुई हुई रहती है वहां पे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोग प्रॉफिट में बैठे रहते हैं। अब ऐसा होता है ना, अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक है, उसमें से दो बहुत 300% अगर प्रॉफिट दिखा रहा है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ 300%, बाकियों में थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा है, हो सकता है 300% वाला प्रॉफिट 40% डिप के बाद भी 300% दिखा रहा हो, तो मुझे फिर भी दिखेगा कि हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट, पहले इसको बेचो और फिर जहां पे नुकसान हो रहा है उसको लो। तो ये पोर्टफोलियो चर्निंग के चक्कर में बहुत बार गिरावट आती है। आप अगर सीएनएक्स ऑटो इंडेक्स भी अगर देखें तो जो 29,000 कुछ इंडेक्स था, आज हम लोग 26,000 के आजू बाजू घूम रहे हैं। और जो आप सेल्स नंबर आए थे इस हफ्ते, बहुत कोई बड़ा नेगेटिव नंबर आई डोंट थिंक कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी के थ्रू दिखाया गया है। तो आई थिंक श्योरली ऐसे कॉन्ट्रेरियन आपको इस गिरावट में अक्यूमुलेट करना चाहिए, और एकदम बॉटम में नहीं, तो हम लोग बॉटम एंड में तो है ही। मतलब एक ट्रिगर चाहिए बाजार को खाली कि ईरान सरेंडर कर रहा है या फिर बातचीत करने के लिए रेडी है या फिर जो भी है, युद्ध रुकने का एक छोटा सा संकेत भी अगर आता है तो आपको दिखेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ओवरऑल मार्केट ही, खाली ऑटोमोबाइल क्यों, पूरा का पूरा मार्केट आपको एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, देखते हैं विवेक जी की ये संकेत कब निकल के आता है, क्योंकि अमेरिका ने जो डिमांड कर दी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे, यानी कि ईरान के जो भी रिजर्वेशन हैं उनके अपने पॉइंट को लेकर, वो अमेरिका कहीं ना कहीं खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि जो एस्केलेशन हुआ है मिडिल ईस्ट में और तमाम देश उसकी जद में आए हैं, ये चिंताजनक परिस्थिति बाजार के लिए कब दूर होती है। लेकिन चलिए 2:45 बज गए हैं और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। कौन सा स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है और क्या स्ट्रेटजी होगी ओशो जी? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट के सेंटिमेंट्स तो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, बट यहाँ पे फार्मा काउंटर्स अभी भी कंट्रोल्ड मैनर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑरो फार्मा पे फोकस है, बाइंग की तरफ ही कॉल है। ऑरो फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो 1260 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय बनेगी। 35 से 38 रुपीज के इन बिटवीन आता है तो बाई करें। 26 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नियरली 58 के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 5800 के अप्रॉक्स है, और मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट अचीव होने पर 12,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। अरविंदो फार्मा को लेकर ये देखिए ऑप्शन की रणनीति है। आज लगभग 11:30 बजे के आसपास हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े थे और उन्होंने भी यही स्टॉक रेकमेंड किया था फ्यूचर्स में। तो ऑप्शंस में 1260 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 35 से 38 रुपए के बीच में मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 58 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 26 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 11,825, अधिकतम नुकसान लगभग आधा 5,775 रुपए के आसपास का। शेयर है करीब 1.5% ऊपर। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए। इस बीच देखिए डॉक्टर रेड्डीज को लेकर खबर आई है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है और कुछ देशों को सेमाग्लुटाइड एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली है। डॉक्टर रेड्डीज हालांकि 1 से 1.25% नीचे आपको कारोबार करता हुआ ये शेयर नजर आएगा। कुछ और अपडेट्स का इंतजार है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद कुछ और एक्साइटिंग हम स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और बाजार के फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। भारतीय बाजार में गिरावट है, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है, लेकिन इसके ठीक सामने कच्चे तेल में बड़ा उबाल नजर आया।
विवेक हाय, गुड आफ्टरनून। कच्चे तेल की कीमतें हमने देखा $110 से ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर जब खबर आई G7 देश अपने आपातकालीन तेल भंडार से तेल निकाल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उम्मीदें ये थी कि सप्लाई बढ़ेगी और इसी के चलते कीमतें थोड़ी नीचे भी आ गई। इस वक्त $106-160 प्रति बैरल के आसपास 15% का उछाल अब भी नजर आ रहा है। अब जब क्रूड में ये उछाल हम देखते हैं तो रिलेटेड इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक हाथ दो सेक्टर नहीं विवेक, कई सारे सेक्टर्स पर इसका असर पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनर्स, इन तमाम के लिए तो वेरी नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ पेंट, एडेसिव्स, एविएशन प्ले, ऑटो सेक्टर पर भी कुछ हद तक, टायर स्टॉक्स पर, FMCG, यहाँ तक कि हम देख रहे हैं केमिकल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर भी असर पड़ता है। क्या लगता है कच्चे तेल का ये जो सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, यहाँ से आगे किस तरह का तस्वीर लेता दिखेगा, किस तरह की टर्न्स लेता दिखेगा और रिलेटेड मार्केट प्लेस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए मानसी, ऑलमोस्ट सुबह देख रहा हूँ मैं, कच्चा तेल हाई गया था 113.76, तो इतना हाई जाके अभी 101 का 102 के बीच में चल रहा है इनफैक्ट। तो ऑलमोस्ट हम लोग 10-12% का करेक्शन इंट्राडे की ही बात कर रहे हैं। देखिए यही मैं पहले भी बोल रहा था, जो इक्विटी बाजार है वहां पे भी अगर युद्ध रुकता है तो इमीडिएटली बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड सेलिंग आ रही है और जो जो ग्लोबल टेंशन है उसके कारण सेलिंग आ रही है। ये नहीं है कि फंडामेंटल्स चेंज हो गए। अब कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो भारतीय बाजार का गिरने का कारण ही सबसे बड़ा कच्चा तेल है, क्योंकि जितने भी आपने सेक्टर्स गिनाए, आपका प्लास्टिक से लेके मतलब सब कुछ महंगा होने के लिए सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। और समझ लीजिए अगर 2-4 दिन और 100 के ऊपर अगर डॉलर रहता है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, एटलीस्ट 4-5 रुपए आपको पेट्रोल और डीजल बढ़ाते हुए देखने ही वाले हो। तो अगर वो होता है तो आपको ओवरऑल जो कंपनीज है सब में आपको हिट देखने को मिलेगा, ये तो 100% मालूम है हम लोग को। अब ये है कि शॉर्टेज हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 20-25 दिन का अभी भी हमारे पास स्टॉक है, पहली चीज। और आज जो GCC में डिसीजंस हुआ है उसके कारण थोड़ा बहुत सप्लाई आ सकता है, और हो सकता है कि हम लोग रशियन ऑयल भी बाई करना चालू करें। तो हाँ, कॉस्ट वाइज प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं, कंपनीज को इफेक्ट लॉस बेयर करना पड़ सकता है। एविएशन जैसे मैंने कहा वहां पे भी इसी के लिए वो लोग सारे स्टॉक्स डाउन है, क्योंकि वहां पे भी आपको ETF में ऊपर जाते हुए दिखेगा दाम। तो अभी अब इसका आगे चल के सिचुएशन क्या होगा? डेफिनेटली दिस इज नॉट द रेट। 100 के ऊपर कच्चा तेल आज के दिन जस्टिफाई नहीं करता है, तो कोई भी अगर टेंशन कम होते हैं तो आपको दिखेगा कि अचानक 90 के नीचे भी वापस गिर सकता है। बस पूरा सिचुएशन बेस्ड है, यहाँ पे ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, मेरे हिसाब से तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है, खाली न्यूज बेस्ड मूवमेंट्स ही आने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके रेपरकशंस जैसे विवेक भी बता रहे हैं, महंगाई और इकोनॉमी पर काफी हद तक इसका असर पड़ता दिखेगा अगर एक हाथ दो दिन और इसी तरह की स्थिति कच्चे तेल में नजर आई। फोकस रहेगा इस पे और नजर रखेंगे इस पर। लेकिन इस बीच कुणाल, जहां हम देख रहे हैं कम ही है ऐसे काउंटर्स जहां पर इस वक्त मजबूती या खरीदारी के लेवल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ तमाम काउंटर्स फार्मा से जुड़े हुए, औरोबिंदो फार्मा, वहीं हम देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, जो कि हम ऑलरेडी आप सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पर भी राय रही। MCX के स्टॉक पर एक टेक जानना चाहूंगी। 1 से 1.5% तक की तेजी और इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही ये स्टॉक जो है चलना शुरू भी हुआ है। एक्सचेंज एंसिलरी इसके प्योर्स में कोई बड़े मूव्स है नहीं, लेकिन MCX में मजबूती की चाल नजर आ रही है। क्या राय होगी आपकी? MCX की बात करें 2560 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 2590 के अराउंड है। कल लास्ट ट्रेडिंग 17 में भी 2590 के अराउंड का उसने हाई बनाया था, उसके बाद हमें एक वीक क्लोजिंग देखने को मिली। उतना नहीं, पहले भी 2590 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था, तो फिलहाल इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर 2590 के ऊपर अगर हमें यहाँ पे एक मोमेंटम आती है, अगर क्लोज आता है तो फिर अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके बेस पे 2700 तक के भी लेवल इस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो जो व्यू है फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस है। 2590 के ऊपर क्लोज आते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। ये राय इस वक्त लेवल बेस्ड कामकाज करना होगा, ये फिलहाल राय बनती हुई। बिकवाली जहां छटती हुई दिख रही है, निमेश आपसे एक टेक BSE लिमिटेड पर भी जानना चाहूंगी।
इस वक्त एज वी स्पीक हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बना है। ये 2764 के लेवल्स पर मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। आज हमने देखा है नीचे के स्तर स्टॉक ने देखे हैं अराउंड 2600 के लेवल्स के इर्द गिर्द रहा, अब 2763 के लेवल्स दिखा रहा है। क्या राय होगी? Nimesh, please unmute yourself. सॉरी, देखिए बीएसई के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, 100 डेज की मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक अगर उसके नीचे भी जाता है तो तुरंत बाउंस बैक कर देता है। आज के सेशन में भी यही हुआ है कि 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया और फिर रिकवरी के अंदर क्लोजिंग आते होते एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा मानना है कि सेटअप स्ट्रांग है और जिस तरह से चार्ट सेटअप है बीएसई के अंदर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकलता है जो करीब 2780 के आसपास आती है, अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो व्यू फिलहाल मेरा बुलिश है और ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। बीएसई को बाय करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जिस तरह से सेटअप है 2850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में। एक तो एमसीएक्स पर हम देख रहे हैं एक मूव और उसी के साथ बीएसई लिमिटेड पर भी एक टेक। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट एट 3 सेगमेंट, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और इवेंट्स भी आपको बताएंगे। There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Volkswagen. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए अब आधा ही घंटा रह गया है मार्केट के बंद होने में और निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी तो लौटी ज़रूर है क्योंकि 24,000 के ऊपर हम ज़रूर निकले हैं। आज के सत्र में इंट्राडे देखें तो हमने 23,700 के भी लेवल्स को तोड़े थे, तो कहीं ना कहीं देखें तो 300 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से यानी आज के डे लो पॉइंट से ज़रूर हमने देखी है। और अंशुल जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद है शो की शुरुआत में जब हमने आपसे मार्केट का व्यू लिया था तो आपने शायद 23,960 के लेवल्स बताए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अब उसके ऊपर निकल के थोड़ा सस्टेन कर रहा है। क्या व्यू बनाना चाहिए? देखिए एग्जैक्टली 23,960 का लेवल था जो हमने डिस्कस किया था, वो पार हुआ है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऊपर में 24,050 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 24,050 अगर स्लाइस थ्रू होता है तो फिर हम गैप फिल करने जाएंगे। लगभग 24,150 अगला टारगेट रहेगा, बट पूरी तरीके से गैप फिल होते हुए दिखेगा। 24,300 फार अक्राई है अभी 24,050, 24,150 लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है वो है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी 55,952 ये लेवल क्रॉस होके सस्टेन हो रहा है और अगर ये सस्टेन होता है लेवल तो पहले डे हाई आना चाहिए 56,274। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुई है। दोनों इन अलाइनमेंट में चलते हैं तो कुछ हद तक ट्रैक्शन आपको बाकी स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए यहाँ पर ज़रूर नज़र रखेंगे कि निफ्टी बैंक में किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं, और साथ ही साथ निफ्टी 50 में तो चलिए 24,050 के जो रेजिस्टेंस हैं वो अंशुल जी हाईलाइट कर रहे हैं। बट फार्मा काउंटर्स में आज थोड़ा बहुत एक्शन ज़रूर है, और कुछ समय पहले डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए खबर आई थी कि सेमाग्लूटाइड के एक्सपोर्ट के लिए भारतीय रेगुलेटर ने उनको मंजूरी दी है। कुछ सिलेक्ट नेशंस को जो है ये सेमाग्लूटाइड जो कि ओबेसिटी की ड्रग है, आप फिलहाल बहुत सुन रहे होंगे कि ओबेसिटी GLP-1 की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे में डॉक्टर रेड्डीज जी हाँ सेमाग्लूटाइड के लिए जानी ज़रूर जा रही थी। अभी देखें तो नियर टर्म ट्रिगर तो कनाडा मार्केट में अप्रूवल का ही था, वो थोड़ा सा रुकते हुए नजर आया है, पर अन्य देशों को थोड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएगी डॉक्टर रेड्डीज, ऐसी यहाँ पर उनको मंजूरी मिली है। और स्टॉक फिलहाल निमेश जी 1% नीचे है, बट कैसे देख रहे हैं आप इसका सेटअप? क्या अन्य फार्मा काउंटर्स के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मूव आ सकता है? ओके, शायद निमेश जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। कुणाल जी, क्यों ना आप इस पे राय दीजिए, डॉक्टर रेड्डीज कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे? डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी जिस हिसाब से मोमेंटम में है 1290 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड पिछले कई दिनों से रेंज बाउंड मोमेंटम में है। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे कोई खास लेवल नहीं है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक ऐड है और वापस पोजीशन बना रही है, देन दिस वुड बी द परफेक्ट लेवल के जहाँ पे पोजीशन बना के जिया जा सकता है। ऊपरी लेवल की बात करें तो आने वाले दिनों में 1370 1370 का पहला लेवल है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 1420 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का इस पर्टिकुलर काउंटर का। ठीक है, DRL यानी कि डॉक्टर रेड्डीज लैब को लेकर ये व्यू हो गया। आप देखेंगे कि बाजार जो है 24,000 के आसपास अब टिकने की कोशिश कर रहा है, और जो गिरावट थी इंट्राडे में उसकी थोड़ी भरपाई हुई तो है, और उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि रिलायंस का शेयर आप देखेंगे कि दिन के ऊपरी स्तर पर है। रिलायंस ने अपनी दिशा बदली है। 1 बजे के बाद हमने देखा है कि एक अपमूव आने की शुरुआत हुई, और इस वक्त 1.25% के आसपास के गेन से रिलायंस में 1420-25 रुपए के आसपास के भाव आपको नजर आएंगे। रिलायंस पर हमने सुबह बातचीत भी की थी कि क्या ये वो काउंटर है जहां पर आज हम स्ट्रेंथ देखेंगे इंट्राडे में, और आप देखेंगे कि दिन के ऊपरी स्तर पर है। करीब 2.25 करोड़ शेयरों के सौदे आज रिलायंस के शेयर में हुए हैं। एक शेयर जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं, मीशो, बहुत ज़्यादा हम चर्चा करते नहीं हैं। लास्ट ईयर की ही मतलब 6-8 महीने पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। मीशो को लेकर जरा व्यू ले लेते हैं विवेक जी। हमने देखा था कि स्ट्रांग लिस्टिंग हुई थी इसकी, इश्यू प्राइस से लगभग 45% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था, और अब लगभग अपने हाई से 45% नीचे आके कारोबार कर रहा है मीशो। 10% के लोअर सर्किट पर ये शेयर था, और हमने देखा था कि जो खबर आई थी कि 1500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस इनको मिला है, उसके चलते ये प्रॉब्लम है। मीशो में निवेशक क्या करें विवेक जी? क्या इसमें निवेशित रहें? हालांकि आज तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अब निकलने वगैरह की इसमें से, लेकिन आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं तो नेगेटिव ओपिनियन रखूंगा, क्योंकि एक तो टैक्स जो डिमांड आई है उसका ओवरहैंग है स्टॉक पे, और दूसरा ओवरऑल बाजार भी डाउन है। लेकिन इतना गिरने के बावजूद आप अगर देखो तो एक लॉस मेकिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो करीबन 64-65,000 करोड़ का मार्केट कैप आप उसको दे रहे हो, और आप अगर कंपैरेटिवली क्वार्टरली सेल्स कर देखते हो तो करीबन 3,500, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं लगता है वैल्यूएशन का। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट आए इसमें। इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट बॉटम्स में है ये जो स्टॉक प्राइस हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल ज्यादा क्या है, 1 आध साल का है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है। अगर ये समझ लीजिए कि 110 120 उस रेंज में आता है तो फिर आपको सेल्स वर्सेस जो मार्केट कैप है उसका मुझे लगता है कि रेशियो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लग जाएगा, तो अवॉइड की सलाह रहेगी अभी। और ये इनकम टैक्स नोटिस सही है नहीं है, स्टे आएगा क्या आएगा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो इसके लिए वेट करके देखने के लिए या मैं सलाह दूंगा, तो अवॉइड की सलाह रहेगी इस पे। ठीक है, अवॉइड की सलाह है मीशो के शेयर पर। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर से रिकवरी आई है, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। आप देखेंगे कि अब जो गिरावट है इंटरग्लोब में लगभग 3-3.5% के आसपास की रह गई है। दिन के दौरान जब बाजार खुला था 7-7.5% ये शेयर टूटा था, और अभी 4,250 रुपए के आसपास के भाव हैं। राय इस पर गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे इंटरग्लोब एविएशन पर। क्या हम थोड़े ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंटरग्लोब एविएशन को लेकर?
क्योंकि अगर हम फंडामेंटली देखेंगे तो आप देखिए 62-63% के आसपास का मार्केट शेयर है। अभी बात सही है कि अगर क्रूड अगर महंगा हुआ तो शायद एटीएफ के दाम बढ़ेंगे, बट एविएशन कंपनीज तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं ओएमसीज के साथ। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अगर महंगा होता भी एटीएफ तो पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स को लेकर, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या इंटरग्लोब एविएशन एक्युमुलेट करने वाले जोन में चला गया है? अभिषेक जी, आई थिंक ये जो पिटाई हुई है इंडिगो स्टॉक की, ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल ब्रेकडाउन भी है। कुछ ना कुछ हर 1-2 महीने के अंदर नेगेटिविटी डेवलप होती ही आ रही है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्टिकुलर स्पेस में। तो उसी के चलते हमें ये नेगेटिविटी देखने को मिली है। अब मैं आज की ये सत्र की बात करूं तो एक अच्छा हैवी ब्रेकडाउन के बाद ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करके अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। हाँ, अगर एक हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली हमें इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज इंडिया एज ए एविएशन प्ले आई थिंक इंडिगो से बेटर कुछ है ही नहीं, लार्जेस्ट है, या ये कहा जाए कि सारा कुछ मार्केट प्ले इसी के अंदर ही समा जाता है अगर हम इंडियन स्पेस की बात करें तो आई थिंक सर्टेनली दीज आर अट्रैक्टिव लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू हो गया। रिकवरी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तर से हमने बीएसई के शेयर में देखी है, और बीएसई ने पिछले 20-25 मिनट में हमने देखा कि अब हरे निशान में वापसी भी कर ली है। लगभग आधे % के आसपास के गेंस हैं। ऊपरी स्तर से जरूर थोड़ा आपको शेयर नीचे दिखाई देगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। बीएसई में जो लोअर लेवल से बाइंग आई है, कुणाल जी, उसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है? बीएसई में आपकी रणनीति क्या होगी आज? बीएससी की बात करें फिलहाल 2767 के अराउंड ये स्टॉक है, एंड व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। एंड देखने जाए तो स्टॉक अच्छा खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है 2600 के अराउंड, एंड इस बार भी 2600 का सपोर्ट काउंटर ने लिया हुआ है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें प्रेजेंट लेवल से यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। लोअर लेवल पे जो ऐसा यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे तो 2700 का ही रहेगा। टारगेट की बात करें 2800 का पहला टारगेट, और 2800 जैसे ही ब्रेक करेगा, जो कैप डाउन ओपनिंग हमें स्टॉक ने दिखाई थी 16 फेब के अराउंड, उसका जो अपर रेंज है 3000, वो भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है बीएससी का पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। खरीदारी करने की सलाह है बीएसई पे, और कहीं ना कहीं मार्केट्स में फिर से मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए बीएसई एक अच्छा काउंटर कर रहा है। एमसीएक्स हमने शो की शुरुआत में इसकी चर्चा की थी, आधा % ऊपर था, अभी फिलहाल डे हाई पे आता हुआ। और इस बीच रिलायंस, आप देखिए सुबह जैसे ही मार्केट खुली थी, रिलायंस आपको कुछ संकेत जरूर दे रहा था। उस समय सपाट था, धीरे धीरे करके टिक्स आए, और दिन के दौरान देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अब मार्केट को अब सपोर्ट कर रहा है। 1.5% की तेजी, मेजॉरिटी ऑफ द डे इसने फ्लैट ही कारोबार किया है, और आखिरी में जाके थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से आज आपको सपोर्ट ज़रूर मिला है। साथ ही साथ अब ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स रिकवर किए हैं, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तब उसमें 1000 अंकों की गिरावट थी। वो गिरावट अब कम होकर 350 पॉइंट की हो गई है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दूं कि क्रूड, देखिए आज 25% का इंट्राडे जंप दिखाया था क्रूड ने, और अब अगर मैं अभी फिलहाल क्रूड की चाल चेक करूं तो सिर्फ 11% की तेजी रह गई है, $103 प्रति बैरल के करीब आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल मार्केट से अपडेट आ रहे हैं, इनको ट्रैक करना इन लेवल्स पे और अभी मौजूदा कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। पर जी हाँ, मिडिल ईस्ट के संकट के बीच भारतीय शिपिंग सेक्टर को लेकर सरकार एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि शिपिंग सेक्टर को आ रही चुनौतियों पर आज सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की है। आइए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर के पास। सुमिता, बताइए क्या कुछ सरकार विचार कर रही है, कि किस तरीके से वो एक्शन में आती हुई दिखी है?
That's right. ही बहुत ही important meeting हुई थी आज as far as exporters issues are concerned. In fact, what we're given to understand is that this meeting went on for an hour and a half और इसमें representatives थे DGFT के, Indian Customs के, freighters के, exporters के और containers associations के. In fact, exporters ने बोला कि Red Sea route जो है दोबारा close हो गया and now they are unable to properly ship via European routes as well, and that really puts the burden on exporters even more amidst the ongoing crisis. उसके अलावा जो डिस्कस हुआ था की इशू वो ये था कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस जो चार्ज करी जा रही हैं शिपिंग लाइंस एक्सपोर्टर्स से, स्पेशली फॉर दोज शिपमेंट्स व्हिच आर करंटली ऑन वाटर. उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ये प्रॉफिटियरिंग हो रही है और इसको रोक देना चाहिए. सो दैट वाज द अदर बिग टेक अवे. इनफैक्ट सम एक्सपोर्टर्स सेड कि उनको इस पूरी सिचुएशन में कभी कभी जो सरचार्ज है वो लेवी हो रहा है 4 टाइम्स जो ओरिजिनल प्राइस था. अगर पहले शिपिंग लाइंस चार्ज करती थी $2,500 तो अब वो चार्ज कर रही है कुछ केसेस में अप टू $3,000, $3,500, जो बिल्कुल बैक ब्रेकिंग है फॉर एक्सपोर्टर्स. The other issue that exporters suggested was the fact कि वो इतना परेशान है ये जो क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है और शिपिंग को डिस्ट्रप्शन हो रहा है कि their losses are running sometimes into crores, 10 crores, 20, even 30 crores in some matters. और उन्होंने बोला है that the government should come forward to share these losses as exporters are handling with the pain more so in case of perishable goods. उसके अलावा ऑफिशियल्स ने जो सुन रहे थे ये सारी बातें, उन्होंने बोला कि शायद सून एक एडवाइजरी जारी की जाएगी. उस एडवाइजरी में जो है डिटेल्स होंगे कि कैसे शिपिंग लाइंस को प्रॉफिटियरिंग नहीं करनी है और इस पे क्रैकडाउन किया जाएगा. पर कौन सरचार्ज पे करेगा ये डिसाइड करेंगे अभी कुछ टाइम में गवर्नमेंट. उसके अलावा एक्सपोर्टर्स आल्सो सॉट क्लैरिटी ऑन कंटेनर्स दैट आर करंटली एट सी एंड हाउ दे शुड बी मूव्ड बैक टू टाउन और बीटीटी, और उसके ऊपर वो क्लैरिटी अवेट कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि कुछ केसेस में एनओसी जब मिल रहा है तो वो बहुत ही 4-5 दिन के अंदर एनओसी मिल रहा है, जो बहुत ही लेट है क्योंकि उनसे उनका लॉसेस बढ़ रहा है. सो दैट इज ऑल राइट. बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता ये पूरी जानकारी देने के लिए कि फ़िलहाल शिपिंग सेक्टर को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कंटेनर की शॉर्टेजेस हैं ही, काफ़ी बड़े नुकसान हो रहे हैं शिपिंग कंपनीज़ को. इस बारे में भी सरकार जो है थोड़ा एक्शन लेते हुए और थोड़े कंसर्न्स जताते हुए ज़रूर दिख रही है. बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए. पर आपकी स्क्रीन पे जी शिपिंग फ्लैश हो रहा है. देखिए शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी, इनके ऑयल और ड्राई टैंकर्स, शिपिंग कंटेनर्स इनके फ़िलहाल हैं और कहीं ना कहीं एक सर्ज आ रहा है प्राइस में. इससे तो फ़ायदा होगा पर वॉल्यूम्स पे हाल फिलहाल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा होगा. एक बार अंशुल जी आपका व्यू जी शिपिंग पे. हालांकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे और मुझे याद है कि स्टॉक 1100 या 1200 की रेंज में हुआ करता था जब हम इसकी चर्चा करते थे. अब 1300 के ऊपर टिका हुआ है, बट क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है? देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के रिटर्न्स इसने दिए हैं. 3 महीने में 22% ये स्टॉक चलता हुआ दिखाया. देखिए जेई शिपिंग सुबह भी हमने बात की थी कि ओपन हाई के साथ खुला है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में फंसा है. तब 1380-82 के आसपास चल रहा था. 1308 का टारगेट हमने डिस्कस किया था. तो प्रोबेबली डे एंड होते होते या कल के सेशन में 1308 तक ही नीचे आ सकता है. तो क्लियरली ओपन हाई के साथ खुला है तो प्रॉफिट बुकिंग है और ये 1308 तक नीचे आती हुई दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग में. और 4 अपडेट भी हैं सृष्टि जी. बैंक निफ्टी का टारगेट कंप्लीट हो गया है. 24,078 का हाई बना है. दूसरा सुबह इन्फोसिस बाउंस बैक का ट्रेड आपने डिस्कस किया था 1295 पे. उसका पहला टारगेट 1315 आ चुका है. तीसरा जेबी केमिकल अभी क्लोजिंग ट्रेड में हमने बाय दिया था. 25 रुपए लगभग वहां मिल रहा है. प्रॉफिट बुक करना चाहिए. और आपको याद होगा सुबह हमने क्रूड के बारे में भी डिस्कस किया था $115 में कि 4 हफ्ते में 93% बढ़ा है. यहाँ से एक्सटेंशन बहुत पॉसिबल नहीं दिख रहा है और मोस्ट लाइकली 1 से 2 सेशन में हम नीचे गैप फिल करने आएंगे $98 तक. WTI क्रूड का अभी लो बना है $96.25. तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि टॉप बन चुका है क्योंकि डेली कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो रही है. तो जैसा शो के स्टार्टिंग में भी विवेक जी ने कहा था कि थोड़ी सी भी अगर ईज आउट की न्यूज आती है 100 के नीचे आ जाएगा. तो 100 के नीचे आ गया और बल्कि अगर यहाँ से नहीं संभलता है 98 पे तो फिर $90 तक की भी डाउन साइड देखने के लिए मिलेगी. तो ऑलमोस्ट क्रूड ऐसा लग रहा है टॉप आउट हो गया है. यहाँ से बहुत कोई अपसाइड अब बची नहीं है इसमें.
ऑलराइट, तो चलिए कई सारे अपडेट्स निफ्टी के लिए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए ऐसे बाज़ार में ना कॉन्फिडेंस बहुत हिल जाता है। ऐसे में अगर आपने बाय कॉल दी है तो कहीं ना कहीं लोग सुनना भी एक तो वो चाहते हैं कि क्या यहाँ पे जल्दी पैसे बनेंगे, बट साथ ही कई सारे एक्सपर्ट्स इससे थोड़ा बचते भी हैं, बट आपने रीडिंग की होगी ज़रूर और इसीलिए आपके टारगेट हिट हुए। बट क्रूड पे तो देखिए आप ये मान ज़रूर रहे हैं कि पीक बन चुका है, बट जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो आ रहा है इस पे विश्वास करना अभी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है। आपकी रीडिंग के साथ आपने ज़रूर बताया होगा कि हो सकता है नियर टर्म पीक बन चुका हो क्रूड में, बट देखते हैं किस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पैन आउट होती हैं। अभी फिलहाल जो रिकवरी है उसके पीछे के कोई बड़े कमेंट्स और स्टेटमेंट्स सामने नहीं आए हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार ज़रूर करेंगे। बट एक और काउंटर जो कि आज बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है कुणाल, वो है सिम्फनी का स्टॉक। देखिए अब कहीं ना कहीं अब गर्मी का सीज़न आने ही वाला है और अभी आप मार्च के महीने में मुंबई में बाहर चले जाइए 12-1 बजे, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्च में अगर ये हाल है तो अप्रैल में क्या ही हाल होगा। अब देखिए मार्केट के सेल ऑफ के साथ कुछ कह तो नहीं सकते, बट ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा है। क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? सिम्फोनी की बात करें 770 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और देखने जाए तो काफी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे फिलहाल ये स्टॉक खड़ा है। पहले भी स्टॉक ने 690 के अराउंड का सपोर्ट लिया था एंड ये 690 का जो बॉटम बनाया था वो स्टॉक ने 23 मार्च 2020 को बनाया था एंड वापस उसी लेवल पे स्टॉक आके खड़ा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार पोजीशन बना के चला जा सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। उस सपोर्ट के बेस पे स्टॉक वापस एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें ऊपरी लेवल पे दिखा सकता है। सो यहाँ पे दो व्यू है, जिनके पास ऑलरेडी सिम्फोनी पोर्टफोलियो में है और ऊपरी लेवल पे है, तो यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। अगर पोर्टफोलियो में कोई नया स्टॉक ऐड करना है फिलहाल तो मैं कहूंगा कि सिम्फोनी ही ऐड करके चलना चाहिए। सेफर साइड एसएल जो आएगा वो थोड़ा एसएल अभी जो लो बना है 730, तो हम रखेंगे यहाँ पे 725 का एसएल। टारगेट की बात करते हैं तो 850 का पहला टारगेट वो ब्रेक होता है तो 955 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम प्रेजेंट लेवल से रख सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे पर्टिकुलर काउंटर को लेके पॉजिटिव साइड का है। 850 रुपए के पहले लक्ष्य हैं, उसके बाद और बड़े सफर तय करेगा सिम्फनी का शेयर। और अगर सृष्टि अभी नहीं पूछती तो मेरे रडार पर भी ये स्टॉक्स आ रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि अब ये मामला पूरा डिस्टर्ब हो गया मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते। अदरवाइज ब्लू स्टार हो गया, हैवेल्स हो गया, इसके अलावा वोल्टास हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे थे और जो गिरावट आई है बाजार में उसके अनुपात में अगर देखेंगे तो ये शेयर कम टूटे हैं। तो सिम्फनी पर ये कुणाल जी की राय, 850 और 955 रुपए की ये दो टारगेट है। बाजार में देखिए लोअर लेवल से स्ट्रेंथ अच्छी आई है और निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो गिरावट रह गई है अब ये 400 अंकों की है, यानी कि दिन के निचले स्तर से लगभग 350 अंक निफ्टी सुधरा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 800 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है और ये टिकर टीम हमारे लगातार आपको अपडेट करके बता रही है। चलिए 3:18 हो गए हैं, आज के सत्र में 12 मिनट शेष है। अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी को लेकर कन्विक्शन कहां पर है। अंशुल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कहां है आपकी नजर और क्या सौदे कल के लिए लेकर जाएं? सर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करके जाऊंगा। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड पोलैंड ने फ्लैग पैटर्न बनाए, 34 दिन में 39% चला है स्टॉक और पिछले 8 दिन से कंसोलिडेट करके 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप किया है। तो 541 में इसको बीटीएसटी लेके जाऊंगा। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा और 555 का छोटा सा टारगेट रहेगा। 555 बड़ा ब्रेकआउट लेवल है, अगर वो पार हो जाता है तो फिर 595 तक के टारगेट रहेंगे। तो एज बीटीएसटी 555 पहला टारगेट लेके चलूंगा, उसको अगर स्लाइस थ्रू करता है तो फिर टारगेट्स रिवाइज करेंगे। तो जी एक बार फिर से जरा स्टॉक नेम हम बताएंगे। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल्स। वर्धमान टेक्सटाइल, ओके, वर्धमान टेक्सटाइल को लेकर ये बातचीत हो रही है और पिछले 1-1.5 घंटे में देखिए आप एक्टिविटी इसमें बढ़ी है। 555 रुपए के टारगेट और 530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आपको ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सलाह दे रहे हैं अंशुल जी। अंशुल जी, एक बाजार थोड़ा रिकवर करने के मूड में लग रहा है, एक शेयर और खोज के रखिए, तब तक कुणाल जी से उनका शेयर जानते हैं। कुणाल जी, कन्विक्शन है थोड़ा सा बाजार में बाइंग साइड का?
वेल सर, बाइंग साइड के कन्विक्शन की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे रखना चाहिए। निफ्टी ने भी अपना काफी अच्छा रिकवर किया है, 26,800 के राउंड का लो बना के फिलहाल 24,400 के ऊपर है। सो अगर इसी लेवल पे अगर क्लोज आता है तो फिर एक स्मार्ट रिकवरी का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी कमेंट अगर ईरान या तो यूएस से ना आ जाए तो। ना वो स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। इससे पहले सर हम डीमार्ट की बात कर लेते हैं। सर डीमार्ट हमने आज दिया था, तब 3917 ट्रेड कर रहा था। अभी डीमार्ट चल रहा है आपका 3975। अगर पोजीशन है तो इसको फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कल ओपनिंग में एक अच्छा खासा लेवल आने के टाइम पे हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है। नाउ बीटीएसटी की बात कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सर पहले भी स्टॉक ने सेम लेवल पे सपोर्ट देके एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई दी। सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे रखना चाहिए। 1485 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। 1435 1435 का एक एसएल यहाँ पे हमें मेंटेन करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट 1523 का होगा, 1523। जैसे ये ब्रेक होगा आपको 1585 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। सो बीटीएसटी में टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह रहेगी। टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की सलाह है। 2% ऊपर, ऑलमोस्ट डी हाई के आसपास ये शेयर आपको नजर आएगा। 1435 रुपए का स्टॉप लॉस, 1523 और 1585 के। 1585 आपने बोला कुणाल जी ना? यस सर, 1523 से 1585, 1585। हाँ हाँ, 1585 कर लीजिए इसको। 1585 के टारगेट है, 1523 और 1585 के। 1435 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट देखिए आपके लिए अपडेट करके ये लेवल्स दे दिए हैं। गौरव जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, थोड़ी सी राहत वही है कि नहीं? बहुत ज्यादा जब दर्द हो थोड़ी सी दवा मिल जाए तो फिर उसका भी कमाल होता है। बताइए कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, किस साइड का ट्रेड आप सुझाएंगे? अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इवन ये जो थोड़ी सी राहत है ये भी काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि जहां हम खुले थे अगर वहां से देखें तो काफी अच्छा 300 पॉइंट से ऊपर का कवर है। तो ये एक रीजनेबल बाजार ने कहेंगे एक रिकवरी दी है। 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये काफी अच्छा एक कहीं ना कहीं पुल बैक रन अप कहा जाएगा। उसके चलते बीटीएसटी ही चुना है मैंने। पिछले सप्ताह भी मैंने एक स्टॉक को रेकमेंड किया था, स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अच्छा अप मूव आया, उसके बाद आज एक निचले स्तरों पे मिल रहा है अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद। 263 रुपए पे चल रहा है। 256 का स्टॉप लॉस लेकर 272 और 278 यानी 272 एंड 278 के टारगेट्स के लिए एज बीटीएसटी स्टॉक को हम पकड़ सकते हैं। एक और शेयर मेरी नजर में आया है, अभी ऑफलेट हमने देखा है पिछले आधे घंटे में एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है। श्रीराम फाइनेंस का शेयर एक क्वालिटी कंपनी है, अच्छा खासा गिरावट आ गई थी आज, उसके अंदर उस गिरावट के बाद हमें अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। करंट लेवल पे बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ से 30-40 रुपए नीचे का, और 1100 के तरीके हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्टॉक के अंदर। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू देखिए। फंडामेंटल्स काफ़ी तगड़े हैं श्रीराम फाइनेंस के, और इसमें जो MUFG जो जापान की जो फाइनेंशियल कंपनी है वो स्टेक ले रही है। हमने देखा था कि अच्छी स्ट्रेंथ आई थी। 1100 रुपए के ऊपर ये शेयर गया था, और गौरव जी को भरोसा है कि वो लेवल फिर से आ जाएंगे। 946 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें बाइंग करने की सलाह दी जा रही है। तो ये दो शेयर आपके लिए, JSW इंफ्रा हो गया और श्रीराम फाइनेंस हो गया 1100 रुपए के टारगेट के लिए, इसमें आप बाइंग कीजिए। अंशुल जी, आईटी इंडेक्स हरे निशान में लौटा है, और अगर हम दिन के निचले स्तर से देखेंगे तो लगभग 500 अंकों के आसपास की रिकवरी है। कोई लंबा टाइम फ्रेम तो नहीं चाहिए। आप 1-2 दिन वाले ट्रेड देते हैं, जरा बताइए आईटी में आपको क्या अच्छा लग रहा है इस फिलहाल? सर जैसे सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि आईटी में 23 दिन में 26.72% की फॉल है। एक 10 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक 30,800 और थोड़ा खिंचता है तो 20 डे मूविंग एवरेज तक 32,000 तक बाउंस बैक आ सकती है। उसी घड़ी में सुबह इन्फोसिस हमने बाई दिया था 1295 पे, 1315 चल रहा है, इसी को कैरी करना चाहिए। ये 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है अभी ऊपर अनमिटिगेटेड लेवल, और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों 1340 1350 की जोन में है। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा इसी के फेवर में है।
1340 1350 तक जा सकता है। सामने HCL टेक भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट क्लियरली जो बाउंस बैक में स्ट्रेंथ इन्फोसिस में है वो किसी और आईटी काउंटर में नहीं है। तो आई वुड स्टिक विद द लीडर। मैं इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। 1340 1345 1350 ये टारगेट रिवाइज कर लेना चाहिए। इन्फोसिस के साथ जाना चाहेंगे। डे हाई पे क्लोज देता हुआ फिलहाल इन्फोसिस का काउंटर, और कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज में भी रिकवरी आई है, उनको भी ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर चलिए, अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से वो इवेंट्स हैं जो कि मार्केट के लिए रहेंगे अहम। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी तृप्ति के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। तृप्ति, बताइए। जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले कल आप देखेंगे कि फरवरी एमफी और एसआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। आगे बढ़े और आईपीओस की अगर बात करें तो इनोवेशन का आईपीओ यहाँ पर खुलने वाला है। कल आपको यहाँ पर पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो कैप्री ग्लोबल में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकती है। जापान में जीडीपी के आंकड़े आएंगे और ग्लोबल कंपनी सऊदी अरामा को अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करेगी। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर आप अपनी नज़र ज़रूर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जहां पर नज़र रखनी। और देखिए, सऊदी अरामको विश्व की वन ऑफ द लीडिंग ऑयल कंपनीज़ है। नतीजे तो आएंगे ही, बट उसके बाद कमेंट्री क्या आती है ऐसे तनाव भरे सिचुएशन को लेकर, कैसे वो देख रहे हैं आगे क्रूड की चाल, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस पर नज़र ज़रूर रहेगी। पर अभी मैं देख रही थी कि NSE 500 में एक काउंटर अब लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, और सरप्राइजिंगली सुबह से ही ऊपर है। वो है इंटरमाश इंडिया मार्ट, इंटरमेश, यानी इंडिया मार्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। गौरव जी, गुड आफ्टरनून। क्विकली एक बार इंडिया मार्ट पर आपका व्यू, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? सृष्टि, काफी एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। कंटिन्यूअस बाइंग के साथ शेयर में अपमूव आ रहा है। आई थिंक ये अपमूव अभी एक्सटेंड करेगा। 2250 पॉसिबल है आने वाले 1-2 सेशंस में ही। आई थिंक कल ही आ जाना चाहिए, चाहिए, की सलाह रहेगी। ऑलराइट, होल्ड की सलाह फिलहाल इंडिया मार्ट में। और देखिए, 12 महीने में 9% के रिटर्न दिए हैं, पर 3 महीने में भी कुछ बहुत बड़े सेल ऑफ नहीं है। तो एक बीटन डाउन नेम ज़रूर है। लंबी अवधि में आप देखेंगे तो थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। क्विकली एक और काउंटर पे राय लेते हैं, और एक बार कुणाल, सुप्रीम पेट्रो पर अपना व्यू दीजिए। 3% की तेज़ी, क्या चार्ट्स बता रहे हैं? सुप्रीम पेट्रो की बात करें, फिलहाल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। 688 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में बढ़िया सी मोमेंटम हमें स्टॉक ने दिखाई है। प्रेजर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 645 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 687 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 715 का होगा। 715 जैसे ही ब्रेक होगा, 765 के भी टारगेट हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। में खरीदारी करने की सलाह है। 3.25% के आसपास की तेजी है। चलिए, 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अब जरा रिवीजन कर लेते हैं कि बाजार में आज क्या कुछ हुआ है, और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। गिरावट जो है निफ्टी में फिलहाल 450 अंकों की है। 24,000 के बेहद करीब आपको निफ्टी दिखाई देगा। दिन के निचले स्तर से लगभग 300 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी रही है लगभग 700 अंकों के आसपास की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से आज जो संकेत मिले थोड़े नरमी के ही मिले। 522 शेयर फिलहाल आपको कमजोरी वाले दिखाई देंगे, तेजी वाले दिखाई देंगे, और करीब 2500 शेयर आज कमजोर हैं। यानी कि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो रहा है 1:5 का। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी भी आप देखेंगे कि 17.5% के आसपास का उछाल है, और 23.5 के आसपास का है इंडिया विक्स। थोड़ी सी नरमी आई है, तो बाजार में थोड़ी सी हमने देखा कि स्टेबिलिटी आई है, और लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है। स्ट्रेंथ को लौटाने में जिन शेयरों का योगदान ठीक ठाक रहा है, उसमें आप देखेंगे कि रिलायंस में लगभग हमने 1% की तेजी आज के सत्र में देखी। MCX, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये और 2 शेयर रहे हैं जहां पर हमने फ्यूचर्स में लगभग 2% के आसपास के मूव देखे हैं। BSE ने भी अच्छी वापसी की, और BSE लगभग 1% ऊपर आपको फ्यूचर्स में दिखाई देगा। इस वक्त टोटल अगर आप देखेंगे तो IT और फार्मा शेयर ज्यादातर यही है जो डिफेंसिव हैं, वो बाजार के वही काम आ रहे हैं। और 50 में से 7 शेयर इस वक्त तेजी वाले दिखाई देंगे। 43 शेयर
आपको गिरावट के शिकार होते दिखाई देंगी। ऑटो शेयरों की आज खूब पिटाई हुई है, ऑटो की और सरकारी बैंकों की। अगर आप ऑटोज में देखेंगे तो टाटा मोटर हो गया, मारुति, आयशर, M&M, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयर आज हमने देखा कि लगभग 4 से 5% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और वो शेयर जो क्रूड रिलेटेड है उसमें आप सीमेंट को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि सीमेंट में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा होता है और उसके चलते हमने देखा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 5% टूटा है। सरकारी बैंकों में SBI में 4% के आसपास की गिरावट रही, लोअर लेवल से थोड़ी सी संभलने की कोशिश उसने की है। लेकिन तीनों के तीनों जो हेडलाइन इंडेक्स हैं लगभग 2% की गिरावट हमने निफ्टी में देखी, सेंसेक्स में भी लगभग बराबर की गिरावट और निफ्टी बैंक ज्यादा टूटा है, 3% से ज्यादा की कमजोरी हमने निफ्टी बैंक में देखी। हालांकि 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज फिलहाल करता हुआ दिखाई दे रहा है और 24,000 के ऊपर फिलहाल निफ्टी नजर आ रहा है। देखते हैं कि सेटल होने वाले लेवल कौन से हैं। बट कुल मिलाजुला के माहौल नकारात्मक रहा। दिन के निचले स्तर से सुधार इसलिए आया क्योंकि हमने देखा कि क्रूड जो $120 तक चला गया था उसमें ऊपरी स्तरों से नरमी आई और फिलहाल $102 के आसपास ब्रेंट क्रूड के भाव हैं। ये भाव में गिरावट की वजह ये रही कि G7 देशों की तरफ से खबर आई कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालकर कच्चे तेल के भाव को स्टेबिलिटी लाने पर वो बातचीत करेंगे और उसके चलते हमने देखा कि बाजार में थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर हुआ। अदरवाइज स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा नेगेटिव रहा है। ये निफ्टी का हीट मैप है। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी आईटी में हमने देखा कि लोअर लेवल से लगभग 500 अंकों के आसपास का स्ट्रेंथ आया और इसी के चलते एकमात्र इंडेक्स रहा आईटी जो हरे निशान में जाके क्लोज किया है। अदरवाइज निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक लगभग 4% के आसपास की गिरावट हमने यहाँ पर देखी है। तो कुल मिलाजुला के एक नेगेटिव सेशन। पिछले हफ्ते 4 ट्रेडिंग सत्र थे, 4 में से 3 दिन बाजार गिरा था और आज जो हफ्ते की शुरुआत हुई है काफी वीकर नोट पर हुई है। देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। अगर युद्ध विराम को लेकर, ईरान के साथ सुलह को लेकर कोई अगर बयान आया या फिर ईरान की तरफ से कोई बयान आया कि वो समझौता करना चाहते हैं, किसी कोई बातचीत को लेकर राजी हो रहे हैं, तब तो बाजार में हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। अदरवाइज माहौल यहां से थोड़ा सा और वीक ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा। इवेंट्स टू वॉच भी हमने आपको बता दिया कि कल हमारी नजर कहां पर रहने वाली है। वीक क्लोजिंग एक्सेप्ट आईटी और कुछ सिलेक्ट फार्मा, बाजार का जो टेक्सचर रहा आज काफी ज्यादा कमजोरी वाला रहा है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया। अंशु जी, कुणाल जी, गौरव जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया, अपने अच्छे रीडिंग कॉल्स भी आपने बताए। फिलहाल सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। कहीं जाइएगा नहीं।